यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई। इस बीच खार्किव की गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था, ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे, ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया, ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। उधर रूस के हमलों से तबाह खार्किव में एक ध्वस्त इमारत से उतरते हुए एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रूस के मिसाइल हमले ने एक कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया।
और उसी इमारत की एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक आदमी उसकी छत की तरफ से नीचे की ओर उतरता नजर आया। जिस बिल्डिंग की छत से वो आदमी उतरता दिखा, उसके ऊपर और अगल बगल के हिस्से तो मिसाइल हमले की मार से थोड़ा बहुत बच भी गए थे, लेकिन बीच की कई मंजिलें तो पूरी तरह टूटी फूटी नजर आई, जिनकी परवाह न करते हुए वो आदमी बिल्डिंग की छत से पूरी सावधानी से एक पाइप के सहारे नीचे की मंजिल की तरफ उतरता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि उसने इसी इमारत में बने अपने फ्लैट से बचा कुचा सामान निकालने के लिए छत के रास्ते का इस्तेमाल किया। करीब 2 मंजिल नीचे उतरने के बाद वो आदमी बिल्डिंग के टूटे हुए उस हिस्से पर चढ़ गया जहाँ उसका फ्लैट था, लेकिन तभी उसके ठीक नीचे वाले 2 मंजिलों के सामने एक पूरा का पूरा हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद वो आदमी वहीं ऊपर खड़ा होकर कुछ मिनटों तक नीचे की तरफ देखता रहा। ऐसे लगा मानो बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्से को देखकर वो सदमे में आ गया हो। इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई है। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें 1 नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया। और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। उधर जर्मनी ने रूसी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की दिलबर नाम की एक लग्जरी यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है।
और इसी वजह से जर्मनी ने उसकी इस सुपर यॉट को जब्त कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट बताई जाती है। इसे पुतिन के करीबी अरबपति कारोबारी एलिशर उस्मानोव के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके तहत जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही एलिशर उस्मानोव पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे और अब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में उनकी आलीशान यॉट को भी जब्त किया गया, जिसे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगने से पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जो उनकी बहन चलाती है। लेकिन जर्मनी में यॉट को कब्जे में लेने वाले अधिकारियों ने बताया कि असल में वो एलिशर उस्मानोव की ही है और करीब 36 यात्रियों और 96 क्रू मेंबर की क्षमता वाली दिलबर नाम की ये यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं। बताया गया कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये यॉट 512 फीट लंबी है, जिस पर 2 हेलीपैड भी बने हुए हैं। इसके साथ ही इसमें इतना बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल बनाया गया है जैसा अब तक किसी भी यॉट में नहीं बनाया गया है। इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही इसकी कीमत भी आसमान छूती है। उस्मानोव की ये लग्जरी यॉट $700 मिलियन से ज्यादा की है, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 5,300 करोड़ रुपए है। और इतनी महंगी यॉट के मालिक 68 साल के एलिशर उस्मानोव खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 86वें नंबर पर बताए जाते हैं। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что это глобальные меры, блядь. Там видишь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं।
जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार कार टकराई है। तो भीषण सड़क हादसा राजस्थान के जोधपुर में हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रमातोस्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। वहीं जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और